So in today lecture we will start lattice energy. Lattice energy क्या फजांस रूल? हाँ, इसके बाद पढ़ाएंगे। फजांस रूल का बहुत याद आ रहा है तुम्हें, क्या बात है? अच्छा, फैजल खान बोल दो। गैंग ऑफ वासरपुर देखे कि नहीं देखे? तो हेडिंग डालो, इसके बाद फजांस रूल पढ़ाते हैं। लैटिस एनर्जी, तो पहले हम लैटिस एनर्जी को डिफाइन करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। क्वेश्चंस क्या पूछेगा? ऑप्शन में 4 दे देगा, बोलेगा कि इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है। तो पहले हम लैटिस एनर्जी को देख लेते हैं। तो बताओ मेरे को लैटिस एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑलरेडी डिफाइन करवाया हुआ है। बॉर्न हेबर साइकिल याद करो। बॉर्न हेबर साइकिल में लैटिस एनर्जी आया था कि नहीं आया था? तो कैसे डिफाइन करेंगे लैटिस एनर्जी? हाउ टू डिफाइन लैटिस एनर्जी? बॉर्न हेबर साइकिल में जाके देखो। एनर्जी गिवन इन द फॉर्मेशन ऑफ compound, energy when ions combine, energy released during the formation of d block, अच्छा bond, energy released when cation combine होता है। क्या है डिफिनेशन? तो ध्यान रखना, बता रहा हूं मैं। अगर सोडियम है, पहले ये सॉलिड फेज में, पूरा मैं बॉर्न हेबर साइकिल नहीं बता रहा हूं, इसको गैसियस फेज में लाया गया। यहाँ एनर्जी कौन सा रिक्वायर्ड होगा? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बारे में नहीं पढ़ा रहे। अब यहाँ पर जब गैसियस फेज में चला आया तो एक इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया गया, तो कौन सा एनर्जी हो जाएगा? आयनेशन। क्लोरीन है, ये ऑलरेडी गैसियस फेज में रहता है। अब क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, तो कौन सा एनर्जी हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? अब ये दोनों परेशान थे, तो ये गैसियस केटाइन और गैसियस एनायन कंबाइंड हो जाएंगे। जब ये कंबाइंड हो जाएंगे तो बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज। तो व्हेन गैसियस केटाइन, व्हेन गैसियस केटाइन एंड गैसियस anion is combined to each other, अगर जब ये दोनों कंबाइंड होंगे तो NaCl बनेगा। और किस फेज में बनेगा? सॉलिड फेज। तो गैस से सॉलिड में चला जाएगा। देन कंबाइंड टू ईच अदर, देन एनर्जी विल रिलीज। एनर्जी जो होगा वो रिलीज होगा। दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड, लैटिस एनर्जी। देखो हम बहुत सारा एनर्जी डिफाइन किए। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी। जब गैसियस केटाइन और गैसियस एनायन कंबाइंड होते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, और डायरेक्ट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी बताओ क्या होगा? ऑलवेज लैटिस एनर्जी क्या होगा? एंडो होगा कि एक्सो होगा? लैटिस एनर्जी जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा ऑलवेज। लैटिस एनर्जी ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा। ये है इसका डिफिनेशन कि लैटिस एनर्जी, जो एनर्जी केटाइन और एनायन मिलते हैं जो रिलीज होता है उसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। अब यहां हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा कंपैरिजन ऑफ लैटिस एनर्जी। राइट डाउन हेडिंग,
हो गया। अब मान लो हमने NaCl बनाया है और हमने अगर KCl बनाया, मान लो हमने इसी तरह से K+ गैसियस फेज में और Cl- गैसियस फेज में दोनों कंबाइंड हुआ और बना KCl। यहाँ भी एनर्जी रिलीज हुआ और यहाँ भी एनर्जी रिलीज हुआ, तो हमें कंपेयर करना है किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, किसमें कम होगा। तो हेडिंग डालना कंपैरिजन ऑफ लाइटिस एनर्जी, कंपैरिजन ऑफ लाइटिस एनर्जी। ठीक है। अब कंपेयर करने के पहले थोड़ा सा मैं और इसका एक तो ये तो डिफाइंड वैल्यू हो गया लाइटिस एनर्जी का, थोड़ा आप मीनिंग समझते हैं कि एक्चुअल लाइटिस एनर्जी का मीनिंग क्या होता है। मतलब ये तो समझ में आ गया कि जब केटायन और एनायन आपस में जुड़ते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लाइटिस एनर्जी बोलते हैं। अब एक्चुअल मीनिंग लाइटिस एनर्जी का क्या होता है, तो देखो मान लो ये छोटे छोटे एटम दे रखे हैं। अब तुम्हें इसको या छोटे छोटे बॉल ले लो, क्रिकेट बॉल ले लो, अब इसको तुम्हें एक वे में जमाना है, इसको अरेंज करना है। तो तुम इसको अरेंज करना स्टार्ट किए, ये बॉल है, तुम इसको अरेंज करना स्टार्ट किए, तो तुम एक के बाद एक बॉल को रखते गए, फिर यहाँ रखते गए और ये एटम या बॉल जम गए यहाँ पे। अब तुम्हें बोला जाए कि एक फुटबॉल ले लो और एक क्रिकेट बॉल ले लो, फिर फुटबॉल ले लो और क्रिकेट बॉल ले लो, अब इसको तुम जमाओ। तो जब तुम इसको अरेंज करोगे तो कुछ इस तरह से अरेंज होगा। ठीक है, तो मुझे ये बताओ पैकिंग, पैकिंग मतलब जो बैग पैक करते हो, पैकिंग किसमें अच्छा हुआ है, छोटे छोटे बॉल वाले या बड़े वाले, बड़े और छोटे बॉल वाले? तो पैकिंग इसमें अच्छा हुआ, इसमें जो स्पेस जो बीच में आया वो कम है, जबकि इसमें स्पेस जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम जो पैकिंग करते हैं तो पैकिंग के बीच में स्पेस कम कम अगर होगा तो अच्छा पैकिंग बोलेंगे, अगर स्पेस ज्यादा है तो ये पैकिंग अच्छा नहीं हुआ। यानी अगर ये दोनों एटम यानी दोनों बॉल अगर सेम साइज के लगभग और छोटे छोटे हैं तो उनका पैकिंग अच्छे से होता है, जबकि अगर बड़ा छोटा अगर है तो उसमें पैकिंग अच्छे से नहीं होगा। अगर ये पैक होता है अच्छे से तो इसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है और अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आयरन भी सॉलिड है और ये मार्कर भी सॉलिड है, लेकिन आयरन बहुत हार्ड होता है जबकि ये मार्कर ये हार्ड नहीं है। ये इसका डिफरेंस जो आता है वो इनके पैकिंग के ऊपर है। इनके जो एटम जमे हुए हैं आयरन में वो कॉम्पैक्ट जमे हुए हैं, एक दूसरे के पास पास बिल्कुल है और वो एक प्रॉपर वे में अरेंज्ड है, जबकि इसके अंदर एक सही वे में अरेंज नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से अरेंज है, इसलिए ये वीक होता है और आयरन का जो रॉड होगा वो हार्ड होता है। तो ये डिपेंड करता है पैकिंग के ऊपर कि किस तरह से हम पैकिंग कर रहे हैं, उसमें एटम्स का पैकिंग कैसे हुआ है। ठीक है, तो जितना अच्छा पैकिंग होगा उतना ही वो हार्ड होगा, अगर वो लूज पैकिंग होगा वो क्या होगा, वीक होगा। तो सॉलिड जैसे तुम इरेजर यूज करते हो वो भी एक सॉलिड है, लेकिन वो आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो उसमें पैकिंग इस तरह से होता है, लूजली पैकिंग होता है, और इसमें कॉम्पैक्ट पैकिंग होता है। तो कॉम्पैक्ट पैकिंग होने के लिए साइज कम होना है एटम को, मतलब एक वे में अरेंज होना। ठीक है, अब ये जितना ज्यादा पैकिंग होता है अच्छे से उतना ही वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, यानी उतना ही उसमें स्टेबिलिटी आती है। यानी जितना अच्छा पैकिंग होगा, गुड पैकिंग होगा, उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा, उतना ही उसमें स्टेबिलिटी आएगा, उतना ही उसमें हार्डनेस आएगा। और वही हार्डनेस को हम लाइटिस एनर्जी के नाम से जानते हैं। मतलब हार्डनेस को हम लाइटिस बोल सकते हैं कि अब अगर हम ऐसे बोले नॉर्मल वे में डेली लाइफ में कि बताओ आयरन का लाइटिस एनर्जी ज्यादा है ये मार्कर का ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है आयरन का ज्यादा है, वो कॉम्पैक्ट पैक है। तो जो हार्ड है उसमें लाइटिस ज्यादा है, जो हार्ड है वो लाइटिस ज्यादा है क्योंकि उसमें एटम अच्छे से अरेंज हुए हैं।
समझ में आ गया ना? जो हार्ड है उसमें लाइटिस ज्यादा रेंज है। 2 मिनट वेट कर लो, पढ़ाते हैं तब तक ये खत्म हो जाए। ये समझ में आ गया ना? जितना ज्यादा पैकिंग होगा उतना ही लाइटिस क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा ना? और मोर लाइटिस लेस सोलुबिलिटी। जितना ज्यादा लाइटिस होगा, आयरन क्लोराइड को पानी में डाल दोगे सोलुबल होगा क्या? नहीं। NaCl को डाल देंगे सोलुबल हो जाएगा। तो लिख लो, मोर लाइटिस एनर्जी लेस सोलुबिलिटी। मोर लाइटिस एनर्जी लेस सोलुबिलिटी। मोर लाइटिस एनर्जी लेस सोलुबिलिटी, यानी कहीं ना कहीं लाइटिस इसकी हार्डनेस को बता रहा है, पैकिंग को बता रहा है। अगर हम नॉर्मल वे में सोचे तो एनर्जी के रिगार्डिंग तो डिफाइन हो गया। तो जितना ज्यादा वो रिलीज करेगा उतना ही उसमें हार्डनेस ज्यादा आएगा, उतना ही पैकिंग अच्छा होगा। पैकिंग अच्छा हो तो एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। अब हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, किसमें लाइटिस ज्यादा है, किसमें लाइटिस ज्यादा है। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास 2 फैक्टर होंगे। तो लाइटिस एनर्जी का जो कंपेयर होगा, लाइटिस एनर्जी का जो कंपेयर करेंगे वो 2 फैक्टर पे करेंगे, ठीक है? तो लाइटिस एनर्जी का कंपेयर हम 2 तरीके से करेंगे। पहला जो हमारा होगा वो हम साइज चेक करेंगे। अभी दिखाया था ना मैंने साइज। तो साइज हमारा फैक्टर होगा, 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो लिखो, लाइटिस एनर्जी डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर। लाइटिस एनर्जी डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर। लाइटिस एनर्जी डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर। फर्स्ट लिखना साइज। तो हम पहले चेक करेंगे साइज। इसमें लिखना साइज में, साइज जितना कम होगा उतना ही लाइटिस एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि उसका पैकिंग अच्छा होगा। साइज जितना कम होगा उतना ही उसका पैकिंग अच्छा होगा, यानी स्मॉल साइज हैज मोर लाइटिस एनर्जी। स्मॉल साइज हैज मोर लाइटिस एनर्जी। स्मॉल साइज हैज मोर लाइटिस एनर्जी। जितना साइज कम होगा उतना ही लाइटिस एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है? अब जब तुम साइज चेक करने चलोगे तो तुम्हें साइज के लिए एक कॉमन होगा, या तो केटाइन होगा तो एनाइन, कोई एक कॉमन होगा। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि LiCl, NaCl और KCl, RbCl और CsCl। जब हम साइज चेक करेंगे तो देखो इसमें क्लोरीन जो है वो कॉमन है। क्लोरीन क्या है? कॉमन है। तो जब इनका और इनका अरेंजमेंट हुआ होगा, जैसे LiCl, तो LiCl के एक नहीं होगा ना, लिथियम होगा, क्लोरीन होगा, फिर लिथियम होगा, फिर क्लोरीन होगा। ऐसे बहुत सारे एक दूसरे से जुड़े होंगे। लिथियम होगा, क्लोरीन होगा, यहाँ पर क्लोरीन होगा, यहाँ लिथियम होगा, यहाँ पर क्लोरीन होगा, यहाँ लिथियम होगा। ये कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो LiCl बना हुआ है वो लिथियम क्लोराइड एक दूसरे से जमे हुए, कंबाइंड है, केवल एक लिथियम क्लोराइड नहीं है। तो हमारे को इसमें एक कॉमन दिया गया है। अब सीजियम है और क्लोरीन है, सीजियम है और क्लोरीन है, तो मुझे ये बताओ कि हमारा डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर जो केटाइन है वो होगा। तो बताओ किसका साइज कम है, लिथियम का या सीजियम का? लिथियम का है ना साइज कम, यानी लिथियम का पैकिंग क्या होगा? ज्यादा होगा। तो लिथियम का पैकिंग जब ज्यादा होगा तो उसमें लाइटिस एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। तो स्मॉल साइज लिथियम का है। तो LiCl जो होगा वो इनका हार्डनेस इससे ज्यादा होगा। कंपाउंड का बोल रहा हूं, लिथियम का मत सोच लेना। LiCl का लाइटिस ज्यादा होगा NaCl से, और KCl NaCl का ज्यादा होगा KCl से, RbCl से और CaCl से। उसी तरह से अगर हम MgCl2 ले लें, BeCl2, MgCl2,
CaCl2, SrCl2, BaCl2, तो सबसे ज्यादा किसका होगा ना, इसको लिख लेना और यहां हो जाएगा BaCl2। तो ये मत सोचना कि सर एक्सेप्शन में बताएंगे, इस तरह इस टॉपिक में लॉजिक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर हो गया बात है? तो साइज चेक करेंगे, जिसका जितना छोटा साइज होगा उतना ही हम उसका लाइटिस ज्यादा होगा, पैकिंग ज्यादा होगा, पैकिंग ज्यादा हार्ड ज्यादा होगा। क्लियर हो गया ना? कोई भी कंपाउंड दिया जाए तो बता ले जाओगे ना साइज के बेसिस पे। ठीक है, अब हम अगर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे को अब कंपेयर करो अब हमें कंपेयर करना है यहाँ पे सेकेंड, अगर हमसे दे दिया जाए NaCl MgCl2 और यहां दे दिया जाए MgO ले लो, LCl3 हटा दो, MgO और यहां ले लो अल्मुनियम नाइट्राइड। अब हमें यहाँ पर तीन दे दिया गया और पूछा गया कि लाइटिस एनर्जी का कंपेयर बता। तो अभी अभी हमने बोला कि इसमें एक कॉमन होगा, लेकिन यहाँ पर कोई चीज हमें कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ साइज का फैक्टर नहीं लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? हमारे पास डेटा थोड़े ना है कि क्लोरीन बड़ा है, कि ये दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे। ये एक कॉमन होता तब ना हम लॉजिकल बताते, जब कॉमन है ही नहीं तो हम लॉजिक कैसे बताएंगे? तो हम सेकेंड फैक्टर लिखेंगे। तो सेकेंड फैक्टर है चार्ज, सेकेंड फैक्टर है चार्ज। चार्ज का मल्टीप्लीकेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही लाइटिस एनर्जी ज्यादा होगा। चार्ज का मल्टीप्लीकेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही लाइटिस एनर्जी ज्यादा होगा। पहले समझो चार्ज क्या है, ये चार्ज क्या है पहले इसको समझो। क्यों चार्ज ज्यादा है तो लाइटिस ज्यादा होगा? समझो यहाँ पे लाइटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ही स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। और केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी जो है पोटेंशियल एनर्जी से डिफाइन होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है -K Q1 Q2/R। अब आगे चल के फिजिक्स में पढ़ोगे कूलम्स लॉ, K Q1 Q2/R², फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो अपोजिट चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? ये वैल्यू जो होता है वो होता है K Q1 Q2/R²। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिजिक्स में पढ़ोगे आएगा, तो इस दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन लगा उसका वैल्यू ये है। K एक कांस्टेंट है, Q1 इसके ऊपर चार्ज है, Q2 इसके ऊपर चार्ज है। तो Q1 इज चार्ज ऑन कैटायन और Q2 इज चार्ज ऑन एनायन। और R जो होता है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो हम यहां पर ये कूलम्स लॉ है, हम यहां पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है -K Q1 Q2। तो एक एग्जांपल पे समझ लो, जैसे Na+ है और Cl- है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो -K तो कांस्टेंट है, छोड़ दो इसका। अब ये Q1 बोले तो कैटायन पे चार्ज, और Q2 बोले तो एनायन पे चार्ज। तो Q1 इज चार्ज ऑन कैटायन और Q2 इज चार्ज ऑन एनायन, और ये R जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब हमें केमिस्ट्री में हमने कई बार बोला है कि जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा ना? तो मुझे ये बताओ कि ये नेगेटिव ज्यादा आने के लिए, चाहे सोच अभी ये छोड़ दो, हटाओ इसको माइनस को, ये वैल्यू ज्यादा आने के लिए ये पूरा वैल्यू R क्या होना पड़ेगा? कम या ज्यादा? कम होगा। तो कम होगा तो ये पूरा वैल्यू क्या आएगा? ज्यादा। यानी इसका निगेटिव में वैल्यू क्या आएगा? ज्यादा। निगेटिव में मत सोचना कि निगेटिव लग गया तो कम हो गया,
निगेटिव में वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा। निगेटिव यहाँ एनर्जी रिलीज को बता रहा है, तो ये जितना कम होगा ये वैल्यू उतना ही ज्यादा आएगा, यानी ज्यादा निगेटिव आया, और ज्यादा निगेटिव का मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी आया, आया ना। यानी साइज जितना कम होगा उतना ही ये वैल्यू ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो लाइटिस भी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो ये वाला फैक्टर मैं यहाँ पर बताया हूँ। रेडियस यानी जितना छोटा रेडियस होगा उतना ही उसका पैकिंग अच्छा होगा, और पैकिंग अच्छा होगा तो उसमें लाइटिस स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो लाइटिस ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम इस फैक्टर पे हम नहीं देख रहे हैं तो इसको हटा दो। अब हमारा फैक्टर है ये, तो Q1 और Q2 का वैल्यू जितना ज्यादा होगा तो ये वाला वैल्यू उतना ही ज्यादा आएगा, और निगेटिव में उतना ही ज्यादा आएगा। निगेटिव में ज्यादा आना हमारे लिए अच्छा बात है, स्टेबिलिटी को बता रहा है। तो यानी मोर Q1 Q2, यानी Q1 और Q2 का मल्टीप्लीकेशन, Q1 बोले तो चार्ज ऑन केटायन और चार्ज ऑन एनायन, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मोड में लेंगे, ये नहीं कि एक प्लस एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा, मोड में हमें प्लस आना चाहिए। अगर Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन जितना ज्यादा आएगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में क्या आएगा, ज्यादा है, मतलब उतना ही कम आएगा पोटेंशियल एनर्जी, और उतना ही कम आएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। मोर नेगेटिव मोर स्टेबिलिटी, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा आएगा उतना ही नेगेटिव में, मतलब जितना ज्यादा आएगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, आएगा ना। Q1 Q2 ज्यादा है तो हमें स्टेबिलिटी ज्यादा, इसीलिए हमने बोला है कि चार्ज जितना ज्यादा, चार्ज बोले तो Q1 Q2 जितना ज्यादा होगा उतना ही लाइटिस एनर्जी ज्यादा होगा, तो मोर Q1 Q2 मोर लाइटिस एनर्जी, ये हमारा, ये समझ में आया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम आंसर करते हैं। अब यहाँ पर देखो Q1 Q2 से कैसे चेक करेंगे, Q1 यहाँ पर +1 -1, तो NaCl के लिए Q1 Q2 क्या होगा, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, Q1 पे चार्ज 1 और Q2 पे चार्ज 1। MgO के लिए Q1 Q2 क्या होगा, MgO के लिए Q1 Q2 क्या होगा, यहाँ +2 है और यहाँ -2 है, तो 2 × 2 4। अब अल्युमिनियम नाइट्राइड के लिए क्या होगा, Q1 Q2 +3 -3, तो Q1 Q2 क्या होगा 3 × 3 क्या हो जाएगा 9। तो सबसे ज्यादा Q1 Q2 का वैल्यू किसमें होगा, तो लाइटिस एनर्जी किसमें ज्यादा होगा, अल्युमिनियम नाइट्राइड में लाइटिस एनर्जी क्या होगा ज्यादा, फिर किसमें होगा, देन NaCl। अब बात है कि सर हम ये दो फैक्टर तो हमारे पास आ गया, कौन सा फैक्टर कब अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन देके समझ में आ जाएगा कि कब हमें Q1 Q2 अप्लाई करना है और कब हमें साइज चेक करना है, वो क्वेश्चंस को देख के ही समझ में आ जाता है। तो ये दो फैक्टर है लाइटिस एनर्जी को चेक करना। लाइटिस एनर्जी बताता है पैकिंग, कितना अच्छा पैक है, जितना अच्छा पैक होगा उतना ही। अब मुझे तुमसे आगे जब मैं पढ़ाऊंगा सोलुबिलिटी, यहाँ एल्युमिनियम नाइट्राइड है, जब मैं सोलुबिलिटी पढ़ाऊंगा ये बताएंगे कि जिसका लाइटिस ज्यादा है उसका सोलुबिलिटी क्या होगा, कम, कम सोलुबल होगा ना। सोचो पैक ज्यादा है तो पैक ज्यादा है तो उसका सोलुबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो आगे इस बात पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो लाइटिस एनर्जी निकाल दोगे ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। While finding Q1 Q2 we should consider negative positive charge respective element, हाँ दोनों पे Q1
चार्ज ऑन कैटायन, Q2 इज चार्ज ऑन एनायन। मोड में लेना है। इसका डाउट है बोलो। हाँ इसका MgCl, MgCl2, Cl नहीं MgCl2। हाँ और Na2O। Mg पे चार्ज क्या लोगे? क्लोरीन पे -1, दोनों मत ले लेना, एक ही लेना है। तो Mg2 × 1 क्या हो गया? 2। सोडियम पे +1 और इस पे क्या होगा? -2, तो क्या हो जाएगा वैल्यू? 2। अब इसमें हम ऐसे नॉर्मली कंपेयर नहीं करा सकते। कैसे कराएंगे? चार्ज का भी सेम आ गया और साइज भी हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ Mg है, कैसे बता पाएंगे? तो उसको हमारे पास डेटा नहीं है ना, हम लॉजिकल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लॉजिकल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ या तो एक कॉमन होना चाहिए। अब इसमें ना तो हम साइज देख पाएंगे ना तो चार्ज देख पाएंगे। तो जब भी हमें देगा क्वेश्चन ना, तो या तो तुम चार्ज पे देखोगे तो साइज पे देखो, ऐसा नहीं होगा वो मिक्स दे देगा, मिक्सिंग नहीं देगा कभी। तुम रेडियस वगैरह बनाते थे आयनेशन थेरेपी, कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि मिक्स इधर से उधर दिया है? जो भी लगाते थे हम लॉजिक क्लियर लगता था वहां। ऐसा क्वेश्चन आता था कि एक डी ब्लॉक का दे दिया, एक ए ब्लॉक का दे दिया, एक पी ब्लॉक का दे दिया, एक एस ब्लॉक का दे दिया। जो भी क्वेश्चन वो फॉर्म करता है एक लॉजिकल करता है, क्योंकि हम नॉर्मली हमारे पास डेटा नहीं है ना, हम आइडियोलॉजी लगा रहे हैं, कंसेप्ट चेक कर रहे हैं, और कंसेप्ट के लिए हमें कुछ ना कुछ चीजें कॉमन होना चाहिए। लाइटिस एनर्जी आयनिक बॉन्ड के लिए, हाँ। हाउ टू कंपेयर लाइटिस एनर्जी NaCl और BeCl2? NaCl और BeCl2 कैसे करेंगे कंपेयर? NaCl और BeCl2, यहाँ चार्ज देखना पड़ेगा। +1 -1, Q1 Q2 क्या आ गया? 1, +2 और वैल्यू क्या आ गया? इसमें लाइटिस क्या होगा? और ऐसे भी देख सकते हो, क्लोरीन कॉमन है तो सोडियम और बेरिलियम का साइज भी चेक कर सकते हो। कौन छोटा होता है? सोडियम या बेरिलियम? सोडियम छोटा होता है, बेरिलियम छोटा होता है ना। बेरिलियम छोटा होता है तो इसका लाइटिस ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस देख के समझ में आएगा कि कहां पर क्या अप्लाई करना है, वो कंफ्यूज नहीं होगा, उसमें आराम से चेक कर सकते हो। क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत पता लग जाता है Q1 Q2 लगाना है कि साइज चेक करना है। और तुमसे ये सब बात के लिए कंफ्यूज नहीं करेगा कि क्या करना है, वे तुम्हें क्लियर कंसेप्ट लगाने आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चेक करेगा। बात क्लियर हो गया? चलो अब हेडिंग डालो, फजान्स रूल। क्या? फजान्स रूल। वॉल्यूम नहीं लिए हो क्या तुम लोग? दोपहर में क्यों? हाँ 1 मिनट टाइम है ना। इसीलिए एक ही टॉपिक पढ़ाया, दूसरा टॉपिक चलो ब्रेक ले लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तुम जानते होगे ना, कल वीडियो भेजा था ना, इसीलिए भेजा था ना। रात को नहीं आएगा तो दिन में आएगा। बताओ फजान्स रूल किसको बोलते हैं? चलो देखो, फजान्स रूल पहला पॉइंट तो ये है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है, LiCl या NaCl या KCl या RbCl या CaCl, कोई भी कंपाउंड के अंदर
100% आयनिक करेक्टर नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो हम ये जानते हैं कि एक तो कंपाउंड क्या होता है, एक आयनिक होता है, और एक कंपाउंड क्या होता है, कोवैलेंट होता है। अब ये तो हम जानते थे कि NaCl में आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन हम ये बात इसमें बोलना गलत हो जाता है कि इसमें 100% आयनिक करेक्टर है। तो ये बात कैसे गलत हो जाएगा? तो इसको मैं तुम्हें पहले एग्जाम्पल से समझाता हूं, फिर बताता हूं कि फजान शुल्क इसको क्या बोलता है। तो ध्यान दो, पहला पॉइंट हम पहले पॉइंट लिख लेंगे, इसके बाद वन बाय वन समझेंगे। नो एनी आयनिक कंपाउंड, no any ionic compound have 100% ionic character। कोई भी ऐसा आयनिक कंपाउंड नहीं है जिसके पास 100% आयनिक करेक्टर होता है, लेकिन 100% कोवैलेंट करेक्टर होता है किस कंपाउंड में? तुम्हें याद होगा, लिखवाया था मैंने। हाँ, F2Cl2 Br2 I2 H2 O2 N2, इन कंपाउंड में 100% आयनिक करेक्टर होता है। और ये भी हम बोल सकते हैं कि 100% बाकी कंपाउंड में 100% कोवैलेंट भी नहीं होता है। यानी कोवैलेंट भी होता है ना, तो अगर मान लो कि इन्हीं में 100% कोवैलेंट कंपाउंड है, सारे अगर बोल दिया कि वाटर में क्या 100% कोवैलेंट है, तो इसमें 100% कोवैलेंट नहीं है। तो इसके मीनिंग को पहले समझते हैं, फिर फजान रूल पे आएंगे कि ये क्या है आयनिक करेक्टर और क्या है कोवैलेंट करेक्टर। तो पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे कि फजान रूल क्या बताता है। अब ध्यान दो, पहले हम कोवैलेंट करेक्टर को समझते हैं। कोवैलेंट करेक्टर का मतलब क्या होता है? और आयनिक करेक्टर का मतलब क्या होता है? अब आयनिक बॉन्ड का मतलब ये होता है कि लॉस और गेन करने के बाद बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड होता है, और शेयरिंग के बाद जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब ध्यान देना, अगर मान लो एक एटम है और दूसरा एक एटम है, अगर ये एटम और ये एटम के बीच में अगर ओवरलैपिंग होने लग गया, दो एटम के बीच में अगर ओवरलैपिंग होने लग गया, कि दो एटम एक दूसरे के ओवरलैप होने लग गए, दो एटम एक दूसरे के ओवरलैप होने लग गए। एक तुम्हें मैं वीडियो दिखा रहा हूं, ध्यान से पहले देखना, पहले इन लोगों को दिखा रहा हूं। तुम बस देखते रहना क्या क्या हो रहा है। अब स्टार्ट देखो, ये एटम कैसे एक दूसरे के पास आ रहा है। ये सोडियम है, एक नहीं ऑक्सीजन है, तो कैसे ओवरलैप हुआ, तो कैसे उसका बॉन्ड एक दूसरे के पास आए। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, NaCl बनाया है और दूसरा में होगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट में कैसे ओवरलैप हो रहा है, एक ऑर्बिटल्स दूसरे ऑर्बिटल्स के पास आ रहा है, देखो बॉन्ड बना। NaCl में देखो, अब ये NaCl के बारे में बता रहा है, देखना एक इलेक्ट्रॉन्स कैसे जंप करके भागेगा उधर, देखो भागा उधर, और दोनों में क्या बना, बॉन्ड बना। फिर से देखो बनेगा, भगाए, उड़ाएगा उसको। ये सोडियम है, देखो इसका इलेक्ट्रॉन भागा उधर क्लोरीन के पास।
देखो जंप करके गया ना उधर क्लोरीन, देखो तो सोडियम मेटल का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा इधर। तो सोडियम का एटम गया जंप करके, अब सोडियम का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, Na+ बन गया। ये क्लोरीन एक गेन कर लिया, क्लोरीन माइनस बन जाएगा। दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। अगर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में समझा रहा है, उसमें देखोगे एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा था। देखो इसमें एक दूसरे के शेयरिंग में कैसे ओवरलैप हुआ है। तो ओवरलैप हुआ, शेयरिंग हुआ है, वहां लॉस और गेन हो रहा था, यहाँ शेयर हुआ है। ओवरलैप हुआ है ना दोनों का ऑर्बिटल्स, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से। तो दोनों का ओवरलैप हुआ है ना, एक ऑर्बिटल्स दूसरे ऑर्बिटल्स में इंटर किया है। तो CO2 कैसे बनाएगा, तो कैसे ओवरलैप हुआ, बीच में कार्बन है, दोनों साइड ऑक्सीजन है, तो कैसे बॉन्ड बन रहा है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए फिर बॉन्ड बना। समझ में आ गया ना, तो यहाँ पर शेयरिंग होगा, तो शेयरिंग और लॉस और गेन। तो कोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, और उस केस में एक ऑर्बिटल्स दूसरे ऑर्बिटल्स के ओवरलैप होता है। ऐसे देख रहे थे ना कैसे ओवरलैप हो रहा है। तो इस अगर ये ओवरलैपिंग आता है तो हम बोलते हैं कि उसमें आयनिक कैरेक्टर हो रहा है। अगर ओवरलैपिंग थोड़ा बहुत भी आ रहा है, इसका मतलब उसमें ओवरलैपिंग है। और जहां पर थोड़ा बहुत भी चार्ज डेवलप हो रहा है, चाहे वो लॉस गेन के वजह से हो, चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हो, अगर कहीं पर चार्ज क्रिएट हो रहा है, चार्ज क्रिएट हो रहा है, कहीं पर अगर चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसमें आयनिक कैरेक्टर है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल को समझते हैं। अब एग्जाम्पल हमारे को लिया गया फ्लोरीन F2। अब फ्लोरीन और फ्लोरीन में कोवैलेंट है क्योंकि दोनों नॉन मेटल है। इसके ऑर्बिटल्स कोवैलेंट तो है, तो ओवरलैपिंग तो होगा ही होगा। क्या इस पे चार्ज क्रिएट होगा, होगा कि नहीं होगा? जब चार्ज क्रिएट नहीं होगा तो इसको 100% क्या मानेंगे, कोवैलेंट मानेंगे। सेम क्लोरीन, क्लोरीन में कोवैलेंट है, क्या चार्ज क्रिएट हुआ? तो नहीं हुआ, तो इसमें 0% क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। तो 100% क्या होगा, कोवैलेंट। अब एग्जांपल ले लेते हैं HCl। अब HCl हाइड्रोजन नॉन मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा।
बनेगा ना। तो क्या इसमें 100% कोवैलेंट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से यहाँ पार्शियल नेगेटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, और ये चार्ज क्रिएट होने की वजह से इसमें थोड़ा आयनिक कैरेक्टर आ गया, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। तो हम ये बात बोलना अब गलत हो जाएगा कि 100% कोवैलेंट है। इसमें 1% या 2% आयनिक कैरेक्टर भी है ड्यू टू चार्ज। तो इसमें हम अब ये नहीं बोलते कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, हम ये बोल देंगे कि 100% कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं है, 1-2% आयनिक कैरेक्टर है। समझ में आ गया? तो अगर सेम एलिमेंट से बना होगा तो उसमें 100% कोवैलेंट होगा, आयनिक नहीं होगा, क्योंकि चार्ज डेवलप होने से रहा। लेकिन कोवैलेंट होते हुए भी 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं है। ये बात क्लियर हो गया? यानी अगर कोवैलेंट बॉन्ड है और दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो उसमें 100% कोवैलेंट नहीं होगा, 1-2% आयनिक कैरेक्टर आ ही जाएगा। अब आते हैं हम आयनिक पे। आयनिक पे अब हम बात करते हैं NaCl। NaCl, अब ये क्लोरीन Na+ है और ये Cl- है। तो होता क्या है, जो Na+ के ऑर्बिटल्स होते हैं वो बहुत Cl- थोड़ा बहुत ओवरलैप कर जाता है। इसमें अब NaCl में तो आयनिक कैरेक्टर तो है ही, आयनिक कैरेक्टर है या नहीं है? है। मोस्टली मेजोरिटी में तो आयनिक कैरेक्टर ही है। लेकिन Na+ का जो ऑर्बिटल्स होता है, इस ऑर्बिटल्स को खींचता है और ये थोड़ा सा ओवरलैप हो जाता है, और जैसे ही ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आता है उसमें थोड़ा बहुत कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। थोड़ा बहुत, जैसे ही ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आता है थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कोवैलेंट हो गया, नहीं, 99% हो सकता है कि आयनिक हो, 1% कोवैलेंट हो गया हो, तो उसमें थोड़ा 100% आयनिक कैरेक्टर बोलना गलत बात हो जाती है। तो ड्यू टू ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के वजह से ये उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं आता है। तो कोई भी ऐसा आयनिक कंपाउंड नहीं है जिसका 100% आयनिक कैरेक्टर हो, थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग होता ही होता है, और उस थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग के वजह से उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। क्या क्या समझ में आया? अरे फैजान से पढ़ाया नहीं, ये सब चीजें मैंने बताया। हाँ, पहला पॉइंट तो ये, कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक ड्यू टू ओवरलैपिंग, उसमें थोड़ा बहुत कोवैलेंट कैरेक्टर, यानी कोवैलेंट का मतलब ओवरलैपिंग। और जो सेम एलिमेंट है उसमें कोवैलेंट है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब नहीं है तो आयनिक का चार्ज क्रिएट नहीं होगा, इसलिए इसमें 100% कोवैलेंट है। अब इसका मतलब है नहीं कि 100% कोवैलेंट का मतलब पूरा का पूरा ओवरलैप हो जाएगा, नहीं, चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है। चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है तो ओवरलैपिंग तो जितना होना है उतना, ये नहीं कि 100% कोवैलेंट का मतलब 100% ओवरलैप है, ऐसे नहीं। चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, चार्ज नहीं है तो 0% आयनिक है, तो 100% कोवैलेंट है। और ये कोवैलेंट होते हुए भी चार्ज क्रिएट होगा, तो इसमें थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। मेजर में तो कोवैलेंट है, नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर आएगा, थोड़ा बहुत। तो ड्यू टू ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग होगा तो हम कोवैलेंट को डिफाइन करते हैं। जहां चार्ज क्रिएट होगा तो वहां थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। हाँ, H2 भी है ना। हाँ, H2O2 N2 I2F2 Cl2 Br2, उसमें चार्ज नहीं क्रिएट होगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तब ना चार्ज क्रिएट होगा। यानी हर पोलर कंपाउंड में थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर होगा, कोवैलेंट होते हुए भी आयनिक कैरेक्टर थोड़ा बहुत, 1% 2%।
ठीक है, ये बात लिख लिए, लिख लिए, क्लियर हो गया ना। अब आते हैं फजांस रूल कि फजांस रूल क्या बोलते हैं। तो फजांस रूल यहाँ पर कोवैलेंट के बारे में नहीं बोलेगा कि कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर कितना है। फजांस रूल जो डिफाइन करता है वो ये डिफाइन करता है कि आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है, ये कोवैलेंट में नहीं बताएगा। यानी फजांस रूल डिफाइन फॉर आयनिक कंपाउंड। तो लिखो फजांस रूल डिफाइन फॉर आयनिक कंपाउंड, या दिस रूल इज अप्लाइड फॉर आयनिक कंपाउंड नॉट कोवैलेंट कंपाउंड। तो फजांस रूल इज अप्लाइड फॉर आयनिक कंपाउंड। फजांस रूल is defined for ionic compound and it gives the information and it gives the information and it give the information and it give the information about covalent character in ionic compound and it give the information covalent character in ionic compound। तो सीधा सीधा आप सोचना है कि आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर होता है और इस कोवैलेंट कैरेक्टर को डिफाइन किसने किया, फजांस ने। ठीक है, तो आते हैं फजांस रूल का, ये तो बताता है फजांस रूल कैसे अप्लाई किया जाता है, वो ध्यान से देखो। तो ध्यान से समझना, LiCl है, NaCl है, KCl है, RbCl है और CaCl। अब इसमें आयनिक कैरेक्टर है। अब देखो ये रूल मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं। अब मुझे बताओ कि टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। तो टॉप तो कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, लिथियम क्लोराइड में होगा या सीजियम क्लोराइड में होगा। ये पहले से जानते हो, तुम फजांस रूल तो जानते ही हो, फजांस भी यही बताएगा, लेकिन बताने का तरीका अलग होगा उसका, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो कोवैलेंट कम होगा, और आयनिक कैरेक्टर कम है तो कोवैलेंट ज्यादा होगा। कोवैलेंट ज्यादा मतलब ये मत सोचना कि कोवैलेंट बॉन्ड है, नहीं, इनके कंपेयर में अगर ये 1% कोवैलेंट है तो यहाँ पर 5% कोवैलेंट होगा। ठीक है, अब पहले मैं इस चीज को लिख दे रहा हूं कि टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर, शॉर्ट में लिखा हूं आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज। यानी हम ये बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम, अब जब किसी में 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं है तो टॉप टू बॉटम कोवैलेंट कैरेक्टर, सीसी लिख रहा हूं, कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज। जब इसमें आयनिक कम होगा तो कोवैलेंट ज्यादा होगा, आयनिक ज्यादा है तो कोवैलेंट कम होगा। और मोस्टली बॉन्ड कौन सा है, आयनिक। तो आयनिक हो सकता है कि 99% हो, कोवैलेंट 1% हो, कोवैलेंट यहाँ ज्यादा होगा। कोवैलेंट ज्यादा मतलब ये नहीं कि कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, कोवैलेंट कैरेक्टर इसके कंपेयर में ज्यादा होगा। हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू बात करेंगे। कोवैलेंट कैरेक्टर का मतलब ये मत समझना कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, नहीं, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये बात हम पहले से जानते हैं। अब इसी बात को देखो फजांस कैसे बताएगा। हमने तुम्हें कैसे बताया कि इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, जो जल्दी लॉस करेगा जल्दी गेन करेगा उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। हमने बोला है फास्ट लॉस फास्ट गेन आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, यही बताया था ना। फास्ट लॉस और फास्ट गेन जितना होगा उतना इसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। ये हमने पहले बता चुके। अब इस चीज को देखो बताएगा वो फजांस। तो फजांस आयनिक के बारे में नहीं बताया, उसने ये बताया कि कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, वो बताया। तो ध्यान से सुनना। अब फजांस रूल यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फजांस रूल अब स्टार्ट करने के पहले दो टर्मिनोलॉजी यहां पर आता है, एक पोलराइजिंग पावर आएगा और एक पोलराइजिबिलिटी आएगा। तो ध्यान से सुनना, केटायन के लिए पोलराइजिंग पावर डिफाइन होता है, पोलराइजिंग पावर। अब समझना पोलराइजिंग पावर क्या होता है। अब यहां लिथियम है,
ये लिथियम है और ये क्लोरीन है, ये है क्लोरीन। ठीक है, यहां पर सोडियम है और ये है क्लोरीन। चलो दो ही पे समझते हैं, स्पेस नहीं है। लिथियम क्लोरीन, उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं। अब ये लिथियम केटायन और ये नाइन, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो जब बॉन्ड बनेगा तो लिथियम इसको अट्रैक्ट करेगा, और जब ये अट्रैक्ट करेगा इसको तो इसका ऑर्बिटल्स डिफॉर्म होता है। ये इधर से ऐसे डिफॉर्म होते होते इसको ओवरलैप करने लगता है, और क्लोरीन भी इसको अपने तरफ, सॉरी सोडियम भी इसको अपने तरफ खींचेगा। तो ये इधर डिफॉर्म होके इसके साथ जुड़ने, ओवरलैपिंग होने लगता है थोड़ा सा। तो मुझे ये बताओ कि लिथियम ज्यादा अपने तरफ खींच पाएगा या क्लोरीन अपने तरफ ज्यादा खींच पाएगा? किसके पास खींचने का पावर ज्यादा है, लिथियम के पास या क्लोरीन के पास? लिथियम के पास। क्यों? लिथियम का अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा। साइज छोटा होता है तो अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा। तो जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही अपने तरफ क्या करेगा? खींचेगा। तो इस केस में जो लिथियम है और क्लोरीन है, उनके बीच में जो ओवरलैपिंग हुआ है यानी खींचा है जो, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर। साइज ज्यादा है तो ज्यादा होगा, साइज पे नहीं जाना है कि साइज ज्यादा है तो उसका ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहां पर क्लोरीन जो होगा उसका ओवरलैपिंग क्या होगा? कम होगा। तो ये लिथियम के अंदर ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर केटायन का साइज, हम अभी केटायन के लिए देख रहे हैं, केटायन का अगर साइज जितना कम होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? केटायन का साइज जितना कम होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। और जितना ज्यादा होगा उतना ही उस एनायन को क्या करेगा? अपने तरफ खींचेगा। इसमें फिर एक कॉमन आएगा, ये नहीं कि सब मिक्स नहीं कर देना है। एनायन को क्या करेगा? खींचेगा। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा? मोर ओवरलैपिंग होगा। होगा कि नहीं होगा? अब एक बार ये मत सुनना कि सर यहाँ फ्लोरीन होगा तो क्या होगा, तो ये मिक्स नहीं करेगा, एक कॉमन रहेगा, या तो केटायन कॉमन हो या तो एनायन कॉमन होगा। तो मोर ओवरलैपिंग होगा, मोर ओवरलैपिंग होगा। तो ध्यान देना, लिथियम का अट्रैक्शन ज्यादा है और इसी अट्रैक्शन को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। यानी पोलराइजिंग पावर इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पोलराइजिंग पावर क्या है? पोलराइजिंग पावर, मैं पीपी लिख रहा हूं, पोलराइजिंग पावर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी किसके पास पावर ज्यादा है? पोलराइज करने का, खींचने का, और जितना ज्यादा खींचेगा उतना ही पोलराइज होगा वो। तो पोलराइजिंग पावर इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और पोलराइजिंग पावर जो है वो जितना साइज कम होगा, तो तुमसे अभी क्वेश्चन यहां पूछेगा कि बताओ इनमें से चार ऑप्शन में से किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो तुम केटायन के लिए क्या सोचोगे? केटायन का साइज क्या होना? तो जितना छोटा होगा उतना ही पोलराइजिंग पावर क्या होगा? होगा या नहीं होगा? ये पोलराइजिंग पावर क्लियर हो गया। पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या होता है? कौन कितना अपने तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट कितना करेगा। जितना अट्रैक्ट साइज छोटा होगा उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसी अट्रैक्शन को पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। बात क्लियर? अब साइज अगर कम हुआ तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग ज्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। यस और नो? मोर ओवरलैपिंग, मोर ओवरलैपिंग, मोर कोवैलेंट, मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट, यही है फजांस रूल। मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट इज नोन एज फजांस रूल।
ये कौन सा गधा है? बट वी टोल्ड दैट बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स क्लोरीन बिकॉज ऑफ एक गधेड़े। मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या एग्जांपल दिया था? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है क्या? शेयरिंग कोवैलेंट में देखा करते हैं, जहां मन वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मत घुसेड़ दो और इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी सर ये बोले थे। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ NaCl में शेयरिंग हुआ है क्या? ये तो लॉस और गेन हुआ है। नया नया आविष्कार करके ला रहा है सब। ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंसी। पता नहीं क्या बोल रहा है कोवैलेंसी, सीधा सीधा बता रहा हूं तो कान में जा ही नहीं रहा है। केटायन जितना छोटा होगा उतना ही उसके पास खींचने का पावर, और खींचने का पावर ज्यादा होगा तो ओवरलैपिंग क्या होगा? और जितना ज्यादा ओवरलैपिंग हो उतना ही उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर है ज्यादा होगा। बात क्लियर? और केटायन को जो एबिलिटी होगा खींचने का, उस एबिलिटी को क्या बोलेंगे? तो यहां से दो क्वेश्चन पूछेगा। पोलराइजिंग पावर क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ LiCl में और CgMCl में ओवरलैपिंग ज्यादा कहां होगा? तो कोवैलेंट कैरेक्टर कहां होगा? तो कोवैलेंट कैरेक्टर LiCl में हो। क्या मैं पहले नहीं बताया था? इसमें कोवैलेंट कम हो, आयनिक कम होगा तो कोवैलेंट ज्यादा होगा। इसमें आयनिक ज्यादा होगा, बताया था ना। इसमें आयनिक कम होगा, तो आयनिक कम होगा तो कोवैलेंट, कोवैलेंट फजांशुल बता तो रहा है, मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट। लेकिन बताने का तरीका अलग हो गया। हमने कौन जल्दी लॉस करेगा कौन जल्दी गेन करने पे बताया था, और ये ओवरलैपिंग पे बता रहा है कि जितना ज्यादा साइज कम होगा उतना ही ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। तो NaCl, KCl, RbCl और CaCl, मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट। लिथियम का साइज कम है इसीलिए उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और तुम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़े थे सेकंड पीरियड, लिथियम और बेरिलियम फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो मुझे बताओ फजांश रूल समझ में आया? तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर तो तुम नॉर्मली फास्ट लॉस और फास्ट गेन पे बता सकते हो। अगर पूछा जाए कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, तो चेक कर लो कि आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है। आयनिक चेक कर लो, आयनिक ज्यादा तो कोवैलेंट कम। तो जल्दी लॉस जल्दी गेन वाला देख लो, फजांश रूल देखना जरूरी है क्या? लेकिन तुमसे पूछेगा पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा है, तो पोलराइजिंग पावर डिफाइंड फॉर केटायन, और केटायन में साइज क्या होना? छोटा होना। जितना छोटा होगा उतना ही अट्रैक्शन क्या होगा? मोर अट्रैक्शन मोर ओवरलैपिंग, मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट। ये किसका नारा है? फजांश का। समझ में आ गया ना? राइट डाउन करो। तो इस ओवरलैपिंग की वजह से थोड़ा सा इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया है। और कोई भी आयनिक कंपाउंड के अंदर थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग होता ही होता है। बात क्लियर? अब दूसरा पॉइंट है हमारा पोलराइजिंग पावर के बाद पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी किसके लिए डिफाइन होगा? एनायन के लिए। तो एक खींच रहा है और एक खिंचवा रहा है, तो केटायन खींचेगा और एनायन है। तो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो हमने केटायन को कॉमन बना दिया, तो हम लेते हैं यहां पर एग्जांपल NaF, NaCl, NaBr, NaI। पहले तुम अपने अकॉर्डिंग आंसर बताओ, इसमें आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? Na। आयनिक कैरेक्टर NaI में ज्यादा हो, क्यों? है
जल्दी लॉस और जल्दी गेन। लॉस करने वाला तो कॉमन है, गेन कौन करेगा जल्दी? फ्लोरीन या आयोडीन? आयोडीन जल्दी गेन करेगा। हाँ बोलो बोलो। कौन? सोडियम? आयोडीन? आयोडीन लूज भी करता है। एक से एक साइंटिस्ट लेकिन बैठे हो तुम लोग। कोरोना का कहीं टीका उका नहीं बना दिए ना? जल्दी गेन कौन करेगा? तो जल्दी फ्लोरीन गेन करेगा ना। आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा? आयनिक कैरेक्टर होगा NaF, होगा ना? अब आयनिक कैरेक्टर इसमें कम है तो इसमें कोवैलेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। दो फजांस कैसे बताएगा? ये तो हमने अपने अकॉर्डिंग बना लिया कि जल्दी लॉस जल्दी गेन। अब फजांस के अकॉर्डिंग देखो, ये देखो सोडियम है और ये फ्लोरीन है। अब सोडियम जो है वो इस फ्लोरीन को खींचेगा। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यही ले लो या इसको ले लो, NaCl ले लो। Na+ है और Cl- है। अब इसमें केटायन कॉमन है तो ये इधर खींचा चला आएगा। अब ये इसका ऑर्बिटस डिफॉर्म होगा और ये इधर ओवरलैपिंग होता हुआ चला आएगा। तो मुझे बताओ क्लोरीन ज्यादा डिफॉर्म होगा या फ्लोरीन इधर ज्यादा आएगा? फ्लोरीन आएगा कि या क्लोरीन आएगा? क्लोरीन आएगा ना, कि फ्लोरीन ये खींच रहा है और इधर ये इधर खींचा चला आ रहा है। तो ये खींचने वाला तो सेम है, तो ये अगर वीक, अगर ये स्ट्रांग हुआ तो क्या खींच पाएगा क्या? तो इसको वीक होना पड़ेगा ना। ज्यादा खींचने के लिए इसको वीक होना पड़ेगा। तो हम इसको जो इधर खींचा चला रहा है इसको हम पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। पोलराइजेबिलिटी किसके लिए डिफाइन होता है? एनायन के लिए। अगर एनायन का साइज ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे? मोर पोलराइजेबिलिटी। स्पेलिंग देख लेना। तो एनायन का साइज जितना ज्यादा होगा उतना ही पोलराइजेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। और मोर पोलराइजेबिलिटी होगा तो क्या होगा? मोर कोवैलेंट होगा, सॉरी मोर ओवरलैपिंग होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मोर ओवरलैपिंग होगा। और मोर ओवरलैपिंग होगा तो मोर क्या होगा? कोवैलेंट होगा। तो मुझे बताओ कि NaF में और NaCl में कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है? तो जब इसका आयनिक ज्यादा है तो कोवैलेंट क्या होगा? तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किसका होगा? फ्लोरीन का, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन का? आयोडीन का होगा ना। तो कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? उसके बाद और सबसे कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? तो तुमसे यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कि पोलराइजेबिलिटी किसका ज्यादा है, तो तुम क्या देखोगे? साइज बड़ा, कौन ज्यादा ओवरलैप हो रहा है। तो पोलराइजेबिलिटी के लिए तुम एनायन का साइज चेक करना है। साइज ज्यादा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा तो मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट, क्योंकि फजांस कोवैलेंट को बताता है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें होगा। क्लियर हो गया? तो केटायन खींचता है और एनायन खींचे चला आता है। केटायन खींच रहा है और एनायन खींचे चला रहा है। तो जो केटायन खींच रहा है उसके लिए पोलराइजिंग पावर, और जो खींचा चला आ रहा है उसके लिए पोलराइजेबिलिटी। तो केटायन शुड बी स्मॉल और एनायन शुड बी देन मोर कोवैलेंट।
यानी फजांस का अगर फाइनल कंक्लूजन हम लिखे तो इफ केटाइन शुड स्मॉल एंड एनाइन शुड लार्ज देन मोर कोवैलेंट, मोर ओवरलैपिंग और मोर ओवरलैपिंग देन मोर कोवैलेंट। तो मुझे बताओ एक बात कि ऐसा कौन सा आयनिक कंपाउंड है, कोवैलेंट नहीं, आयनिक कंपाउंड है जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा? Li लिल्ली, LIL लिल। और कौन सा ऐसा आयनिक कंपाउंड है इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा? वो तो पहले बता दिया था ना, फास्ट लॉस फास्ट गेन, जल्दी से लॉस नहीं जल्दी से गेन नहीं। इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक होते हुए भी कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। सर मगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर, इट विल अट्रैक्ट। एक गधेड़े, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन में बात किया था ना, यहाँ आयनिक कंपाउंड में बोल रहे हैं ना, आयनिक कंपाउंड में कहीं शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होता है क्या? मोर क्लोज टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में चेक किया जाता है, जहां मन करेगा वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लगा देना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या ये आयनिक में शेयरिंग होता है क्या? यहाँ तो कंप्लीट लॉस और गेन हुआ है। यहाँ पर हम फजांस लगाएंगे, ओवरलैपिंग का कंसेप्ट देखेंगे, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। तो अब मुझे फाइनल कंक्लूजन बताओ, पोलराइजिंग पावर किसके लिए डिफाइन है? केटायन या एनायन के लिए? केटायन के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उसके लिए केटायन क्या होना है, स्मॉल या लार्ज? तो जितना ज्यादा अगर केटायन स्मॉल होगा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। ये केटायन के लिए सेपरेट बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एनायन के लिए। एनायन के लिए कौन सा टर्मिनोलॉजी डिफाइन होता है? पोलराइजेबिलिटी। तो ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग हो उसके लिए एनायन क्या होना? लार्ज होना। एनायन शुड बी लार्ज। तो उसमें लार्ज होगा तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, सॉरी पोलराइजेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा। जितना ज्यादा, क्योंकि उस खींचने की प्रॉपर्टीज को पोलराइजेबिलिटी बोला जाता है। तो अगर फाइनल कंक्लूजन में बोलूं कि मोर कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए क्या होना? स्मॉल केटायन, और जब केटायन दिया जाएगा तो एनायन को तुम कंपेयर करोगे, एनायन दिया जाएगा तो केटायन को कंपेयर करोगे। तो केटायन शुड बी स्मॉल और एनायन शुड बी लार्ज, देन मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। और ये बात किसने बताया? फजांस ने। हालांकि हम आयनिक कैरेक्टर अगर निकालना है तो हम इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, जल्दी से जो लॉस करेगा जल्दी से जो गेन करेगा। और कैरेक्टर बताना है तो उसमें भी बता सकते हैं ना हम। फजांस साइंटिस्ट है? नहीं, आदमी था। ये सांगली में चिड़ियाघर भी है क्या? सांगली में जू भी है? नहीं है आसपास? क्या क्या समझ में आया फजांस रूल में? बताओ, बिना देख के बताओ। फजांस रूल क्या बताता है पहले बताओ मेरे। फजांस रूल क्या बताता है? कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। अब कोवैलेंट के अंदर कोवैलेंट नहीं बताएगा ये, आयनिक कंपाउंड के अंदर किसके अंदर? कोवैलेंट कैरेक्टर। ये क्यों बताना जरूर पड़ गया? कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है?
ओवरलैपिंग, इसकी वजह से उसमें कौन सा कैरेक्टर आ जाता है, आ जाता है ना। हाँ बात क्लियर हो गया। केटाइन शुड बी स्मॉल, एनाइन शुड बी, तो पोलराइजिंग पावर पूछेगा तो केटाइन क्या सोचोगे, स्मॉल, और पोलराइजेबिलिटी पूछेगा तो एनाइन क्या सोचोगे, बना लोगे ना, यही 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लैटिस एनर्जी क्लियर, और फायंस रूल क्लियर, पोलराइजिंग पावर क्लियर, पोलराइजेबिलिटी क्लियर, और साइज चेक करना है तो पीरियोडिक टेबल से हम चेक कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है हाइड्रेशन एनर्जी, कंडक्टिविटी, आयनिक मोबिलिटी, सब क्लियर। चलो तो कल पढ़ाएंगे, अब क्या बचा हुआ है, कल पढ़ाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी। सभी के लिए होगा, पोलर होना चाहिए, लेकिन ज्यादा एक्वस ही पूछता है, तेल में डाल के नहीं पूछेगा।